हेलो लर्नर्स, वेलकम टू एडिफिकेशन। मैं हूं आपका दोस्त और टीचर नितिश उपाध्याय। आज का हमारा वीडियो है द लास्ट लेसन एमसीक्यू क्लास 12 क्वेश्चन आंसर का। जैसा कि आप लोगों ने क्वेश्चन बैंक इस बार का देखा होगा और सैम्पल क्वेश्चंस देखे होंगे। बोर्ड ने जो रिलीज़ किए हैं उनके हिसाब से बोर्ड का लेवल इस बार काफ़ी अलग हो गया है। बिल्कुल एक अलग तरीके का गेम है इस बार का बोर्ड। तो मैंने कोशिश की है कि ये जो वीडियो है उसमें ऐसे क्वेश्चंस आपको डाल सकूं जिनसे आपको हेल्प मिले ये समझने में कि बोर्ड कैसे सवाल पूछ सकता है। करीब 42 क्वेश्चंस हैं इनमें, जिनमें मैंने एक्सट्रैक्ट बेस्ड एक एक्सट्रैक्ट से 7 पूछे हैं। हालांकि बोर्ड में एक एक्सट्रैक्ट से 5 आएंगे शायद, और उनमें से शायद आपको 4 ही लिखने होंगे। आप एक बार इंस्ट्रक्शंस ध्यान से पढ़ेंगे। फिलहाल इस वीडियो पे हम लोग आते हैं। तो मैंने कोशिश की है 42 क्वेश्चंस के ज़रिए कि मैं आपको बता सकूं कि बोर्ड कैसे चाहता है कि आप सोचें। तो कुछ कैसा बना है ये वीडियो, ये तो खैर आप जज करेंगे, या बोर्ड के बाद आप बता पाएंगे कि हाँ आपको कुछ हेल्प मिली थी कि नहीं इससे। पर मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं बोर्ड लेवल के क्वेश्चंस बता पाऊँ और आपको सही आंसर्स कैसे पता करने हैं ये तरीका बता पाऊँ। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो को। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लोग बुक खोल के देखें ताकि बार बार हमें स्क्रीन पर लौटना ना पड़े। एक एक्सट्रैक्ट मैंने पहला जो क्वेश्चन है एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें एक्चुअली 7 क्वेश्चन है इस एक्सट्रैक्ट से। तो पहला एक्सट्रैक्ट मैंने ये उठाया है, ये आपको बिल्कुल शुरुआत के पैराग्राफ से है। आपको ये फर्स्ट पेज पे द लास्ट लेसन का जो फर्स्ट पेज है उस पर मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो इस एक्सट्रैक्ट को पहले आप ध्यान से पढ़ें, एक बार स्क्रीन पर भी देख लें और जो हाईलाइटेड पार्ट है उसको अंडरलाइन कर लें, क्योंकि पहला सवाल उस हाईलाइटेड पार्ट से ही है। 4 स्टेटमेंट्स है, कोटेशंस है, उनमें से आपसे पूछा जा रहा है कि बताएं इनमें से सबसे सूटेबल कोट कौन सा है। और ऐसा सवाल बोर्ड आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो आप चाहे तो पॉज करके टाइम ले सकते हैं, मैं आपको आंसर बता देता हूं। वैसे अगर आपने पॉज नहीं करने का मन बनाया है या आप वापस आ चुके हैं पॉज करके सोच समझ के, तो इसका आंसर सी होगा। क्योंकि जो हाईलाइटेड पार्ट है, इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट, ये उसका फैसिनेशन बता रहा है। जो फ्रेंड्स था स्कूल जाते वक्त वो कैसे चीज़ों को देख रहा था, नेचर को, उसकी ब्यूटी को, चिड़िया को, हर चीज़ उसके लिए वंडरफुल थी। तो ये जो सी हमारा कोट है वॉल्ट स्ट्रेटिफ का, कि देर आर नो 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड इन द आइज ऑफ अ चाइल्ड, देर आर 7 बिलियन, ये इस हाईलाइटेड टेक्स्ट के लिए एकदम सूटेबल है। बाकी ए, बी और डी ये यहाँ बिल्कुल फिट नहीं होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन, ऐसे पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं जिन पे आपसे पूछा जाएगा, जैसे मैंने पूछा है कि इस एक्सट्रैक्ट में, ध्यान दीजिए इस एक्सट्रैक्ट में, इन दिस एक्सट्रैक्ट, आप ध्यान दें वो की फ्रेज है ड्रिलिंग का। जो सूटेबल पिक्चर हो सकती है इस एक्सट्रैक्ट में, जो ड्रिलिंग वर्ड है वो किस लिए है। आप 4 जो पिक्चर्स देख रहे हैं चारों में ही ड्रिलिंग हो रही है, बट सी वाली जो ड्रिलिंग है वो है आर्मी की ड्रिल, यानी एक्सरसाइज। प्रूशियन सोल्जर्स जो ड्रिल कर रहे थे वो एक्चुअली कसरत कर रहे थे, एक्सरसाइज कर रहे थे, अपनी जो प्रैक्टिस होती है। तो वो सी से आएगा, ठीक है। ए, बी और डी का यहाँ इस एक्सट्रैक्ट से कोई लेना देना नहीं होगा। उसी तरीके से आप 3 नंबर देखें, मैंने 4 सेट दिए हैं आपको, 3-3 इमोशंस के, और आपको बताना है कि नैरेटर यानी कि जो फ्रेंड्स है वो क्या फील कर रहा था, फील क्या कर रहा था वो इन चीज़ों को कहते हुए, इन वाक्यों को कहते हुए। ये जो शब्द उसने कहे हैं एक्सट्रैक्ट को एक बार फिर से आप ध्यान से पढ़ें, इसलिए मैंने बोल दिया था कि आप बुक खोल के रखें उसको, ताकि आपको वापस पीछे ना जाना पड़े बार बार। अगर मैं बार बार वो एक्सट्रैक्ट लाता हूँ तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। आप पॉज करें, इस एक्सट्रैक्ट को ध्यान से पढ़ें, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपने पॉज कर दिया था, पढ़ लिया था, अब आप वापस आए हैं। 4 सेट्स हैं 3-3 के। पहला है फ्रीडम, ग्रीड और लेथार्जी। दूसरा है टेम्पटेशन, फियर और हेजिटेंसी। तीसरा है फियर, ग्रीड और डिज़ायर। चौथा है ट्रैंक्विलिटी, अलर्टनेस और फ्रीडम। ये मैंने थोड़ा इजी बनाया था, इसका आंसर होगा बी। अगर आपने बी लगाया है तो बिल्कुल सही है। एक बार इन सारे शब्दों का अर्थ समझ लें तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि क्यों ऑप्शन बी होगा। फ्रीडम यानी कि आज़ादी, ग्रीड यानी कि लालच, लेथार्जी यानी कि आलस, टेम्पटेशन यानी कि लोभ, कोई चीज़ आपको अट्रैक्ट करिए कि मुझे करो, मुझे खाओ, तो वो टेम्पटेशन होता है। फियर, डर होता है। हेजिटेंसी, हिचक होती है किसी चीज़ को लेके।
फिर आया है फियर, डर, ग्रीड यानी कि लालच, डिज़ायर यानी कि चाहत, और चौथा है ट्रैंक्विलिटी, अलर्टनेस और फ्रीडम। ट्रैंक्विलिटी यानी कि शांति, अलर्टनेस यानी कि चौकन्नापन, और फ्रीडम यानी कि आज़ादी। तो कई लोगों को सी लग सकता है क्योंकि वो डरा भी हुआ था और उसे लालच भी आ रहा था, उसकी इच्छा थी जाने की, लेकिन असल में ये बी होगा ज़्यादा प्रॉपर अप्रोप्रिएट। क्यों? क्योंकि वो टेम्पटेशन था उसके अंदर, वो उसे लोभ लोभ आ रहा था, मतलब लालच आ रहा था कि मैं ये जो चीज़ें हैं बर्ड्स वगैरह उनके आसपास रहूं, सोल्जर्स को ड्रिल करते देखूं, ना जाऊं मैं वहाँ। फियर तो था ही, फियर इस चीज़ का था, उसने जो रूल्स थे पार्टिसिपल्स के वो याद नहीं किए थे। हेजिटेंसी, हिचक थी उसके अंदर, सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे बी में जो दी हुई है हेजिटेंसी, इस वजह से बी अप्रोप्रिएट हो जाता है। वो हिचकिचा रहा था, मैं स्कूल जाऊँ ना जाऊँ, मैं बंक मारूँ, इन चीज़ों को देखूँ या ना देखूँ, यही वजह है कि बी होगा। बड़ा ज़रूरी है इस पर वोकैबुलरी पे ध्यान देना, ऐसे वर्ड्स पे ख़ास तौर पे ध्यान देना जो बिल्कुल एक जैसे लगते हैं लेकिन अलग अलग उनके मतलब हो जाते हैं। जैसे यहीं पे आप देख लें, क्रीड है, टेम्पटेशन है, काफ़ी अंतर हो जाता है दोनों में। ठीक है, चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर जो वर्ड है, 4 नंबर सॉरी जो क्वेश्चन है, उसमें मैंने आप लोगों से पूछा है कि चिर्पिंग वर्ड इन 4 में से किस सेंटेंस में करेक्टली यूज़ नहीं हुआ है, और मैंने नीचे 4 सेंटेंस दिए हैं, आप लोग पॉज करके देख सकते हैं, इस पर सोच सकते हैं। आंसर इसका होगा, कहाँ गया, ए होगा। एक्चुअली मुझे खुद अभी साथ साथ देखना पड़ रहा है, मैंने कोई आंसर की अलग से रखी नहीं है, बट इसका आंसर सी होगा क्योंकि मशीन्स के साथ चिर्पिंग वर्ड यूज़ नहीं होता है। बाकी सब में बर्ड्स के साथ चिर्पिंग वर्ड यूज़ होता है, क्रिकेट के साथ, क्रिकेट्स वो जो झिंगुर होते हैं उनको कहते हैं, और बच्चों के साथ यूज़ होता है। वैसे कोई चहचहा के बात कर रहा है, कोई भी बड़ा चहक रहा है तो उसको चिर्पिंग कहा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 5वें वर्ड में, सॉरी 5वें क्वेश्चन में। एक एक्सप्रेशन यूज़ हुआ है यहाँ, डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट पार्टिसिपल। याद है ना आप लोगों को, एक्सट्रैक्ट आपने सामने खोल के रखा हुआ होगा तो आप देख लेंगे। ठीक है, दूसरा ही सेंटेंस है, या शायद पहले ही सेंटेंस में लास्ट में है कि आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट पार्टिसिपल्स, ऐसा कुछ। तो मुझे कुछ भी पता नहीं था, इसका मतलब ये होता है हिंदी में। ठीक है, तो अब आपको चुनने हैं इन चारों में से सही मतलब इनके कौन से हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया, बिल्कुल भी मतलब पता नहीं था, यानी कि ए हो जाएगा, वॉज एब्सोल्युटली क्लूलेस। बाकी तीनों यूजलेस एग्जाम्पल्स हैं, यूजलेस ऑप्शंस हैं। डिड नॉट नो द अल्फ़ाबेट, हैड अ लिमिटेड वोकैबुलरी, हैड नॉट स्टडीड प्रॉपरली, ये आपको थ्रो ऑफ करने के लिए दिए गए हैं ताकि आप भटक जाएं इधर उधर। ठीक है, डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में बिल्कुल आइडिया ना होना। मैं कह सकता हूँ आई डू नॉट नो द फर्स्ट थिंग अबाउट मोटरसाइकिल्स, मुझे मोटरसाइकिल्स के बारे में ज़ीरो आइडिया है, मुझे पता नहीं कि उनमें ये जो सी यूज़ होता है वर्ड, वो किस लिए, व्हाट डज इट स्टैंड फॉर, आई डोंट इवन नो दैट। तो मैं कह सकता हूँ कि मैं बिल्कुल क्लूलेस हूँ, मुझे नहीं पता कि ये माइलेज नाम की चीज़ क्या होती है, इंजन कैसे काम करते हैं, कौन से इंजन क्या होते हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि आई डू नॉट नो द फर्स्ट वर्ड, फर्स्ट थिंग अबाउट मोटरसाइकिल्स, वहाँ एक्चुअली थिंग लगा देंगे हम लोग, बट वहाँ वर्ड लगा के आपको पता है क्यों किया गया था ऐसा, क्योंकि वर्ड्स की बात ही हो रही थी पार्टिसिपल्स की, इसलिए। खैर 6 नंबर पे आते हैं हम लोग। आइडेंटिफाई द मोस्ट लाइकली टोन ऑफ द नैरेटर इन द एक्सट्रैक्ट। इस एक्सट्रैक्ट में जो टोन है वो आपको बताना है, क्या टोन है इसकी। अब ये मैंने थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन डाला है क्योंकि बोर्ड ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन आपसे पूछेगा। टोन में आप लोग पॉज करके अगर सोच चुके हैं तो आपने शायद कंफ्यूज या सीरियस में से कोई चीज़ चुनी हो। अगर सी या डी चुना है तब तो आप बिल्कुल गलत हैं। सी का मतलब होता है अम्यूज्ड, प्रसन्न, खुश, और डी एस्टाउंडेड यानी कि बिल्कुल हक्का बक्का। तो कहीं से भी वो ना हक्का बक्का था ना वो खुश था। कंफ्यूज्ड, वो इंसान हो सकता है कंफ्यूज्ड था लेकिन उसकी टोन कंफ्यूज नहीं थी, उसकी टोन थी सीरियस, वो ये सारी चीज़ें सीरियसली बोल रहा था। कंफ्यूज्ड स्टेट में वो था लेकिन उसकी टोन कंफ्यूज नहीं थी। कंफ्यूज टोन होती तो वो इधर की बातें उधर, उधर की बातें उधर, कुछ ऐसा कहता है, उसकी टोन सीरियस थी। वैसे भी कंफ्यूज टोन थोड़ी होती है, कंफ्यूज इंसान ही होता है।
इसके बाद 7वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि इस जो एक्सट्रैक्ट ये मैंने दिया है उसके लिए बेस्ट टाइटल क्या होगा आपकी नज़र में। ए, बी, सी और डी, ये 3 टाइटल्स हैं जिनमें से फिर से मैंने सी और डी ऐसे डाले हैं जो बिल्कुल बेकार है। हालांकि इस कहानी में अगर पूरी कहानी का एक टाइटल होता तो शायद हम लोग सी पे जा सकते थे, क्योंकि पहले ये लोग आज़ाद हैं, ये बच्चा भी आज़ाद है और धीरे धीरे अब ये लोग गुलामी की तरफ बढ़ रहे हैं, शैकल्स मतलब बेड़ियाँ। लेकिन इस एक्सट्रैक्ट के लिए सी कहीं से भी फिट नहीं है, तो बस ए और बी ये दोनों फिट है। अब इनमें से भी बेस्ट कौन सा है? ए हो सकता था, अगर स्कूल का जिक्र नहीं आया होता तो ए हो सकता था। क्यों हो सकता था? क्योंकि काफ़ी सारी चर्चा हुई है कि बच्चा वो कैसे दुनिया को देख रहा है, चिड़ियों को, पंछियों को, जंगल को, मौसम को, ये सब चीज़ों को। लेकिन बी इन सभी चीज़ों को अपने अंदर इंक्लूड कर ले रहा है। अ चाइल्ड गोज टू स्कूल, एक बच्चा जो स्कूल जा रहा है वो इन सब चीज़ों को देखते हुए जा रहा है, तो अप्रोप्रिएट टाइटल बी होगा। हालांकि जिन्होंने ए किया था वो काफ़ी क्लोज थे। ठीक है, तो ये ही था पहला क्वेश्चन हमारा, ये ख़त्म हुआ। अब बढ़ते हैं दूसरे एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पे, जो कि एक्चुअली चौथा होना चाहिए था, लेकिन मैंने इसको दूसरा कर दिया। चौथा सीक्वेंस के हिसाब से अगर हम लोग बढ़ते तो ये आपको मिल जाएगा लास्ट पेज पे मिल जाएगा, नहीं ये शायद आपको मिल जाएगा, एक सेकंड में आपको बुक से देख के पेज, आप लोगों को मिलेगा ये क्वेश्चन, ये एक्सट्रैक्ट पेज नंबर 5 पे, जो लास्ट पैराग्राफ है उसका, जो लास्ट कंप्लीट पैराग्राफ है वो उसमें ये मिल जाएगा। आप एक बार इस एक्सट्रैक्ट को देख लें ताकि हम लोग क्वेश्चन कर सकें। अच्छा होगा आप लोग उसको खोल के सामने रखें। ऑप्शंस आए हैं टोन से लेकर, टोन के बारे में, टोन से रिलेटेड ये ऑप्शंस आए हैं। पहला है ऑस्टियर और रिमोर्सफुल। क्या आपको लगता है ऐसी टोन थी उनकी? ऑस्टियर थोड़ी गंभीर होती है और रिमोर्सफुल पछतावे से भरी हुई होती है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास सिनिकल एंड ईगोटिस्टिकल। ईगोटिस्टिकल घमंडी और सिनिकल जो दूसरों को क्रिटिसाइज करे हार्शली, उसको कहते हैं। चौथा है वाइल्ड एंड टेम्पटेशियस। टेम्पटेशियस का मतलब तो मैं खुद ही भूल गया, ये होता है उद्वेलित के सेंस में होता है। ठीक है, मतलब परेशान होता है। टेम्पेस्ट तो आपको पता होगा ना, तूफान होता है, और अंदर से किसी के तूफान उठा हुआ है यानी वो काफ़ी उद्वेलित है, बेचैन है, तो टेम्पेस्चुअस होता है। वाइल्ड जो काफ़ी मतलब अग्रेसिव हो। उसके बाद आता है रिप्रोचफुल एंड बेलिजरेंट। बेलिजरेंट भी एक तरीके का अग्रेसिव ही होता है, साइनोनिम है उसका। और रिप्रोचफुल आप कह सकते हैं कि निंदनीय होता है, जो निंदा से भरा हुआ, दूसरों को क्रिटिसाइज कर रहा हो। तो मैंने आपको सारे वर्ड्स के मतलब बता दिए, अब आप खुद ही बताएं कि क्या हो सकता है। अगर आपने ए चुना है तो आप बिल्कुल सही हैं। देखिए ईगोटिस्टिकल तो थे ही नहीं इस पैराग्राफ में, कहीं से भी ईगोटिस्टिकल वो थे नहीं, और वाइल्ड भी नहीं थे बिल्कुल। रिप्रोचफुल है कहीं ना कहीं, लेकिन बेलिजरेंट नहीं है। आक्रामक रवैया कहाँ है, कहाँ वो डांट रहे हैं लोगों को। लेकिन ऑस्टियर और रिमोर्सफुल ये दोनों ही उनकी टोन में है, गंभीर है और पछतावे से भरे हुए हैं। इसलिए टोन के लिए बेस्ट जो ऑप्शन है वो 1 का ए होगा। दूसरा कहता है कि कौन सा, ये 4 वर्ड्स दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा एंग्शियस का बेस्ट अल्टरनेटिव है इस एक्सट्रैक्ट में। देखिए 4 ऑप्शन है, नर्वस, क्वीजी, डिजायरस, टर्बुलेंट। इसमें से आंसर होगा डिजायरस। और चारों जो है ना, अगर सिर्फ एक्सट्रैक्ट नहीं दिया रहता, यानी कि सीधे पूछा होता कि एंग्शियस का साइनोनिम चुनिए, तो एक बात मैं आपको बता दूं, ये चारों ही एंग्शियस के साइनोनिम्स हैं। नर्वस, क्वीजी, डिजायरस और टर्बुलेंट, चारों के चारों। नर्वस मतलब बेचैन, क्वीजी भी कुछ बेचैन होता है, टर्बुलेंट काफ़ी परेशान, जो ऊपर अभी टेम्पटेशियस आया था, कुछ कुछ वैसा, और डिजायरस इच्छा से भरा हुआ। आयरनी ये है कि डिजायरस जो है ना, अगर आप किसी डिक्शनरी में देखें तो एंग्शियस के साइनोनिम के तौर पे सबसे अंत में आता है डिजायरस, ये तीनों पहले आ जाते हैं। लेकिन इस एक्सट्रैक्ट में खास तौर पे डिजायरस ही फिट होगा, क्योंकि यहाँ एंग्शियस इच्छा के सेंस में था। उनकी योर पेरेंट्स वर नॉट एंग्शियस इनफ टू हैव यू लर्न जब कहते हैं, तो तुम्हारे पेरेंट्स इतने जागरूक नहीं थे, इतने इच्छित नहीं थे, इतने ख्वाहिश नहीं हुआ करती थी उनकी कि मेरे बच्चे पढ़ लें। तो यहाँ बेस्ट सूटेबल है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस एक्सट्रैक्ट
डिजायरस। ठीक है, 3 नंबर पे बढ़ते हैं हम लोग। कहता है कि वो ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए जो बेस्ट डिस्क्राइब करता है पेरेंट्स और एमएमएल दोनों के एटीट्यूड को, जो उन लोगों का था एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन को लेके, बच्चों की पढ़ाई को लेके। एक बार फिर यहाँ 4 जो ऑप्शन है आपको, इनमें से डी को अगर हटा दिया जाए, बिल्कुल ही फालतू वाला है वो मैंने थोड़ा इजी बनाने के लिए दे दिया है ताकि बच्चों को कम से कम 3 ही डायरेक्शन में देखना पड़े, चारों में ना देखना पड़े। तो डी हटा दें तो बाकी तीनों में से कोई भी, ज़्यादातर लोग कह सकते हैं कि इनमें से ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन अगर आप ढंग से सोचें तो आपको पता चल जाएगा कौन सा होगा। 1 मिनट पहले मैं ए बी और सी पे आऊँ, मैं डी को क्यों हटाया मैंने ये बताता हूँ। इंडिफरेंस कहा जाता है ऐसे सिचुएशन को जब आप पे किसी चीज़ का परवाह, किसी चीज़ का असर ना होता हो। तो हम लोग कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इंडिफरेंट थे पेरेंट्स कि बच्चे हमारे पढ़ भी लेंगे तो क्या कर लेंगे, उन पर असर नहीं होता था इस बात का कि हमारे बच्चे पढ़ के कुछ अच्छा करेंगे। तो इंडिफरेंट एटीट्यूड था, लेकिन मिसएंथ्रोपी तो नहीं थी। मिसएंथ्रोपी का मतलब होता है ना इंसानों से बिल्कुल नफरत का रवैया। मिसएंथ्रोपी कुछ ऐसी फीलिंग को कहा जाता है। मिसएंथ्रोप किसी ऐसे इंसान को कहा जाता है जिसे बिल्कुल ही इंसानों से नफरत हो। तो मिसएंथ्रोपी और इंडिफरेंस का तो कोई चांस ही नहीं उठता है। अब आते हैं हम लोग ऊपर के 3 ऑप्शंस पे। तो पहले 6 जो वर्ड्स हैं उनके मतलब आप लोग देख लें। इग्नोरेंस मतलब होता है अज्ञान, लेजीनेस मतलब होता है आलस, किसी काम को करने में आलस आता है तो उसको लेजीनेस कहा जाता है। नेग्लिजेंस काफ़ी कुछ इंडिफरेंस से ही आता है, लेकिन कुछ थोड़ा मतलब अलग होता है। किसी चीज़ को नज़रअंदाज करना, उस पर ज़्यादा ध्यान ना देना कि हाँ भाई इसका कोई ख़ास मतलब है नहीं, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे ज़्यादा। और प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब होता है ना अभी के काम को कल पे, थोड़ी देर बाद पे ऐसे टालते रहना। इंडोलेंस भी सुस्ती होती है। और एपथी मतलब होता है दूसरे की भावना को, दूसरे के कष्ट को ना जानना। अब आप ध्यान दें, एपथी का तो कहीं सवाल ही नहीं उठता यहाँ माता पिता का जो रवैया था बच्चों की पढ़ाई को लेकर, उसमें कष्ट वाली बात कहाँ थी कि हम अपने बच्चों के कष्ट को नहीं समझ पा रहे हैं, ऐसा कुछ। तो एपथी की वजह से सी भी आउट हो गया, डी तो पहले ही आउट हो चुका था। अब बचता है इग्नोरेंस एंड लेजीनेस वाला। अब लेजीनेस जो है ना ए में, और बी में जो प्रोक्रेस्टिनेशन है, ये दोनों एक्चुअली साइनोनिम्स हैं, लेकिन अंतर होता है। लेजीनेस किसी काम को करने में जो आलस आता है आपको उस वक्त, उसको कहा जाता है। प्रोक्रेस्टिनेशन काम को कल पे टालने की आदत। इस तरीके से इग्नोरेंस अज्ञान, बिल्कुल ही जानकारी नहीं है किसी चीज़ की, उसको कहा जाता है। और नेग्लिजेंस उस चीज़ की कदर नहीं हो रही है, उसको थोड़ा मतलब नज़रअंदाज कर रहे हैं कि हाँ भाई ये आज नहीं, मतलब छोड़ो इसका क्या मतलब है, या ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसी सोच जो है तो वो नेग्लिजेंस है। तो आप खुद ही अब बता सकते हैं कि यहाँ बेटा फिट है बी। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम चौथे क्वेश्चन पे। पूछता है कि द हाईलाइटेड टेक्स्ट वो बताता है कि अल्सेस के लोग कैसे थे। अब हाईलाइटेड टेक्स्ट को आप ध्यान से पढ़ें। दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल्स सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी। वो लोग चाहते थे, ये बच्चों से कह रहे होते हैं, हमारे जो एमएमएल साहब है वो बच्चों से कह रहे होते हैं कि तुम्हारे माँ बाप चाहते थे कि तुम लोग फार्म पे काम करो या मिल्स पे काम करो ताकि उनके थोड़े पैसे और आ जाए। तो यह दिखाता है, क्या दिखाता है, क्या वो लोग लालची थे या होपलेस थे, बिल्कुल ही नाउम्मीद थे, या क्रूएल थे, वो लोग क्रूर थे? नहीं, ये बी होगा, वो लोग गरीब थे, इसलिए थोड़े थोड़े पैसों के लिए वो बेचारे बच्चों की पढ़ाई को दांव पे लगा देते थे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक क्रिटिकल क्वेश्चन आया है कि अ टीचर प्लेज द सेम रोल इन द ग्रोथ ऑफ अ चिल्ड्रन एज अ गार्डनर डज इन द ग्रोथ ऑफ अ फ्लावर। एक शिक्षक का एक बच्चे की ग्रोथ में वही योगदान होता है जैसा एक माली का होता है किसी फूल की ग्रोथ में। फूल को भी माली लगातार पानी देता है ताकि वो और अच्छा हो, खिले। माली भी फूल की ग्रोथ में ये क्रूशियल रोल प्ले करता है। और टीचर भी अपने बच्चे को ऐसे ही रेगुलरली ज्ञान देते हैं ताकि वो आगे बढ़े। इस कहानी में जो टीचर हैं, लेकिन वो अपने फूलों को ज्ञान रूपी जो पानी है उससे सींचने की बजाय उन्हीं को भेज दिया करते थे, जाओ तुम लोग आज मत पढ़ो, मेरे पौधों को पानी देकर आओ। वही लाइन यहाँ लाई है, वही लाइन ला के मैंने क्वेश्चन पूछा है, हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स। ये जब खुद को फटकार रहे होते हैं इसी एक्सट्रैक्ट में, तो कहते हैं मैंने भी कई बार तुम लोगों को भेजा नहीं था कि मेरे पौधों को पानी देकर आओ, तुम्हें पढ़ाने की बजाय मैंने ऐसे काम के लिए तुमको भेजा हुआ था कई बार। अब इसमें आप लोगों को बताना है कौन सी फिगर ऑफ स्पीच इस लाइन में हो सकती है। और मैंने हिंट के तौर पे ऊपर पहले ही लिख दिया है
कि शिक्षक महोदय यहाँ समझिए माली हैं जो अपने फूलों में नहीं पानी दे रहे हैं, बल्कि उनसे कह रहे हैं जाओ मेरे जो फूल हैं उनमें पानी देकर आओ। अब यहाँ चूंकि ये क्वेश्चन थोड़ा क्रिटिकल था, इसलिए मैंने आंसर्स को थोड़ा ठीक ठाक कर दिया, इजी तो नहीं कह सकता। आंसर्स पोएटिक डिवाइसेस से लिटरेरी डिवाइसेस से, इसलिए मैं चाहूँगा आप लोग लिटरेरी डिवाइसेस जो मेरे दूसरे चैनल पे इंग्लिश विद नितिश पे, उनको ध्यान से एक बार पढ़ लें, क्योंकि हर जगह आपको कोई मिलेगा नहीं बताने के लिए, आपको खुद का दिमाग लगाना पड़ेगा। सिमिली तो हो नहीं सकती यहाँ पे, क्योंकि सिमिली में लाइक एज लगा के वो होता है, क्या कहते हैं उसको, कंपैरिजन। सिबिलेंस है नहीं, सिबिलेंस में एस का साउंड रिपीट होता है, हिसिंग साउंड। हाइपोलॉजी जिसको ट्रांसफर्ड एपिथेट भी कहा जाता है, वो भी यहाँ नहीं है, क्योंकि उसमें किसी चीज़ में कोई दूसरी क्वालिटी डाली होती है। मतलब जैसे कि बिजी रोड हम लोग कह रहे हैं, रोड थोड़ी ही बिजी होती है, लोग बिजी होते हैं उस रोड पे, तो उसी चीज़ को ट्रांसफर्ड एपिथेट कहा जाता है, वो भी यहाँ नहीं। यहाँ पे आयरनी है, ठीक है। ये भाई साहब खुद माली हैं, लेकिन अपने फूलों को पानी देने की बजाय उनसे दूसरे फूलों को पानी दिलवा रहे हैं। उनके असली फूल कौन है? ये बच्चे। इसी चीज़ को क्लियर करने के लिए मैंने ऊपर एक छोटा सा एक लाइन, एक सेंटेंस लिख दी थी, ठीक है। तो ये थोड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड आपसे पूछ सकता है। छठा क्वेश्चन है, दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं और इन दोनों स्टेटमेंट के बारे में आपको बताना है कि कौन सा ट्रू है, कौन सा फॉल्स है। कोई स्टेटमेंट क्या ऐसा भी है जो ट्रू फॉल्स नहीं लग रहा है, लेकिन हाँ ऐसा माना जा सकता है या नहीं माना जा सकता है। इन्फर का मतलब उसको मानना ना मानना। देखिए दो चीज़ें दिमाग में बिठा लीजिए, एक तो ट्रू, फॉल्स और इन्फरेंस, इनका अलग अलग मतलब होता है। ट्रू आपको पता है कोई बात सच है, फॉल्स आपको पता है वो झूठ है। इन्फर यानी कि हाँ माना जा सकता है, निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि ऐसा है। तो ये चीज़ें आप ध्यान से एक बार देखें। स्टेटमेंट 1 है, द पेरेंट्स ऑफ अल्सेस डिड नॉट वांट देयर चिल्ड्रन टू स्टडी बिकॉज दे न्यू दैट इट वाज फ्यूटाइल। क्या अल्सेस की जो पेरेंट्स थे वो बच्चों को इसलिए नहीं पढ़ाना चाहते थे क्योंकि उनको लगता था कि ये पढ़ाई लिखाई बेकार है? फ्यूटाइल मतलब होता है बेकार। स्टेटमेंट 2 है कि हैमल साहब अच्छे फ्रेंच टीचर नहीं थे और इसलिए बहाने बनाते थे कि बच्चे क्लास में आएंगे नहीं तो कोई पता नहीं कर पाएगा कि मुझे फ्रेंच पढ़ानी नहीं आती है। मतलब कहीं बच्चे पढ़ने आए, टफ क्वेश्चंस पूछें, उन्हें पता चल जाएगा कि इनको तो कुछ आता जाता है नहीं। तो ये दो स्टेटमेंट्स हैं, आप खुद ही बताइए कि क्या ये दोनों स्टेटमेंट्स क्या ट्रू हैं या फॉल्स हैं, या इनमें से एक को इन्फर किया जा सकता है, दूसरे को नहीं किया जा सकता, या किसी को इन्फर नहीं किया जा सकता। तो इसका आंसर मैं खुद ही उलझ गया हूं अभी। तो इसका आंसर आई थिंक कि ए होना चाहिए, पेरेंट्स ऑफ अल्सेस डिड नॉट। नहीं, इसका आंसर होगा सी। इनमें से दोनों में से कोई भी चीज़ें सत्य भी नहीं है और हमें नहीं पता कि 100% ट्रू है या नहीं, हमें ये भी नहीं पता 100% फॉल्स है कि नहीं, और इसी वजह से हमने सी पे हम लोग आ गए कि इन्फर नहीं किया जा सकता, हमें निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि दोनों में से क्या होगा। स्टेटमेंट 2 वैसे ये फॉल्स है, लेकिन चूंकि स्टेटमेंट 1 ट्रू नहीं लग रहा है इसलिए हम लोग सी से ही स्टिक करेंगे। सी ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर है। ये दोनों हम लोग 100% सर्टेन नहीं हो सकते हैं। स्टेटमेंट 1 काफ़ी हद तक दिखाता है 100% सर्टेनिटी, क्योंकि वो लोग गरीब थे इसलिए बच्चों से काम करते कराते थे। हो सकता है वो ये सोचते हो कि पढ़ लिख के ये कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप लोग सी पे ध्यान दें, यही होगा। हम लोग सर्टेनिटी के साथ नहीं कह सकते कि दोनों ही ट्रू हैं या दोनों ही फॉल्स हैं। स्टेटमेंट 2 तो काफ़ी हद तक फॉल्स है, क्योंकि लास्ट में वो बताता है कि काफ़ी अच्छे से वो पढ़ा रहे थे, सब कुछ समझ में आ गया था, बट खैर फिर भी हम लोग निष्कर्ष नहीं निकाल सकते पूरी तरह, तो सी होगा। 7वां क्वेश्चन है, 4 मैंने फ्रेज दिए हुए हैं छोटे छोटे, और इसमें से कह रहा है कि इनमें से कौन सा सुटेबल मैसेज है इस एक्सट्रैक्ट के लिए। टुमारो नेवर कम्स अंटिल इट्स टू लेट, नेवर से नेवर, एवरी डॉग हैज हिज डे, और डू इट नाउ और लूज इट फॉर एवर। पहले का मतलब कुछ ऐसा होता है कि कल कल हम लोग करते रह जाते हैं और कल आने में बहुत बहुत ज़्यादा देर लग जाती है। नेवर से नेवर हम लोग इस सेंस भी यूज़ होते हैं कि अक्सर लोग कहते हैं कि ये काम कभी नहीं होगा। ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता आप जिस काम को कहते हो कभी ना हो सकता है वो किस दिन हो जाए, इसलिए नेवर से नेवर ऐसा कभी मत कहिए कि यह कभी नहीं होगा।
तीसरा है एवरी डॉग हैज़ हिज डे, हर किसी का एक ना एक दिन आता है। और चौथा है डू इट नाउ और लूज इट फॉर एवर, आज कर लो, क्या पता फिर मौका मिले ना मिले, हो सकता है कहीं कभी ना मिले। तो एक्चुअली इसके दो आंसर्स हैं, ए और डी दोनों, ठीक है। तो अगर ए और डी आपने इसमें से किसी को भी पिक किया था तो आप एकदम करेक्ट हैं। बी और सी बिल्कुल ही इस एक्सट्रैक्ट पे फिट नहीं हो रहे हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग तीसरे एक्सट्रैक्ट पे, जो कि है पेज नंबर 4 पे। पेज नंबर 4 का एक्चुअली ये लास्ट पैराग्राफ है, ठीक है। और एक बार आप इस एक्सट्रैक्ट को देख लें कहाँ से कहाँ तक का है, और उसको हाईलाइट कर लें, जो भी अंडरलाइन वगैरह कर लें, फिर हम लोग बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन आंसर पे, ठीक है। पहला क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि चूज द ऑप्शन दैट डिस्प्लेज द सेम लिटरेरी डिवाइस एज इन द हाईलाइटेड टेक्स्ट ऑफ द एक्सट्रैक्ट। जो हाईलाइटेड टेक्स्ट है, My books that had seemed such a nuisance a while ago, so heavy to carry, my grammar and my history of the saints were old friends now that I couldn't give up. तो इसमें कौन सी लिटरेरी डिवाइस यूज़ हुई है? पहला काम तो आपको ये है कि आपको उस लिटरेरी डिवाइस को खोजना है, और फिर नीचे जो 4 ऑप्शंस दिए हैं उनमें से आपको ढूंढना है कि वो किस में यूज़ हुआ है। तो सबसे पहले ये जान जाएं कि वो जो सेंटेंस है ना, उसमें मेटाफॉर का यूज़ हुआ है। किताबों को ओल्ड फ्रेंड्स बताया है, जबकि मतलब एक तरीके का वो मेटाफॉर है। कुछ वक्त पहले तक किताबें एक झंझट लगती थी, अब वो पुराने दोस्तों की तरह लग रही थी, ठीक है। तो मेटाफॉर है। अब आप लोग ये 4 जो क्वेश्चन है उसमें देख लें मेटाफॉर किस में होगा। पहले में मेटाफॉर है नहीं, पहले में सिमिली है। आई लव हर लाइक अ लार्क लव्स द वॉर्म। लार्क जो चिड़िया होती है वो कीड़ों को जिस तरीके से प्यार करती है, मैं उससे वैसे ही प्यार करता हूँ। कंपैरिजन हुआ है प्यार का, लेकिन लाइक लगा के। बी में मेटाफॉर है, शी इज़ माई सन माई मून माई रोज एंड माई सॉन्ग। उसको अपना मून सन रोज सॉन्ग सब बताया है, लेकिन कंपैरिजन ऐसे लाइक या एज लगा के या क्वालिटी को देके नहीं किया गया है। एक बार फिर से मैं सजेस्ट करूंगा, सारे पोएट्री डिवाइसेस के वीडियो आप लोग इंग्लिश विद नितिश पे जाके देख लें, तब आप लोगों को बिल्कुल क्लैरिटी मिल जाएगी। तो ऐसा चूंकि मेटाफॉर उसमें भी था और इसमें भी मेटाफॉर है, तो बी ऑप्शन सही होगा। सी जो है ना, शी नॉक्ड एट द डोर एंड ऑन माई हार्ट, यहाँ नॉक वर्ड का यूज़ आगे 2 वर्ड्स के लिए यूज़ हुआ है, डोर और हार्ट। इसको ज़्यूग्मा कहते हैं, हालांकि बोर्ड ने कई जगह उसको पन लिखा है, खैर वो चीज़ बाद में हम डिस्कस करेंगे। डी एक आयरनी है, तो अगर आपको आयरनी, ज़्यूग्मा, सिमिली और मेटाफॉर अच्छे से पता था तो आपने ज़रूर बी कर लिया होगा। दूसरा है कि न्यूसेंस वर्ड के लिए अच्छा साइनोनिम आप बताएं इस एक्सट्रैक्ट में। तो 4 जो वर्ड्स दिए हैं पहले उनका मतलब जान लें। पेरिल होता है एक तरीके से समझिए कि कष्ट, भयानक जो तकलीफ होती है उसको कहा जाता है। लेवरेज इसकी हिंदी क्या होगी? लेवरेज कहा जाता है आपको, मतलब हासिल होती है कोई चीज़। जैसे मान लीजिए आपके पास आपके दोस्त का कोई फालतू हरकतें करते हुए वीडियो है, कुत्तों को दौड़ाते हुए या ऐसा कुछ, और वो आपको कॉमिक्स नहीं देना चाहता है पढ़ने के लिए, तो आप कह सकते हैं कि मेरे पास एक लेवरेज है अभी जो मैं यूज़ कर सकता हूँ, मतलब अपर हैंड के सेंस में होता है। कैटास्ट्रॉफी भयानक तबाही को कहा जाता है। अनवायंस कहा जाता है झंझट को, परेशानी को। तो यहाँ न्यूसेंस के लिए बेहतर साइनोनिम यहाँ अनवायंस ही हो सकता है। तीसरा ये है कि जो पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ में बोलते वक्त जो नरेटर है वो कैसा महसूस कर रहा है, कैसी उसके अंदर एक भावना है। लॉन्गिंग है, रिग्रेट है, अपॉलजी है, हार्ट ब्रेक है। मतलब क्या वो किसी लॉन्गिंग मतलब कोई चाहत को महसूस कर रहा है कि काश ऐसा हो जाए या काश ऐसा हुआ होता। क्या कोई पछतावा है? रिग्रेट पछतावे को कहा जाता है। अपॉलजी क्षमा, क्या वो किसी से क्षमा मांग रहा है? या हार्ट ब्रेक, क्या उसका दिल टूटा हुआ है? तो इन चारों में से एक्चुअली कौन कौन से हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, इसलिए मैंने ऑप्शन कुछ ऐसे बना के दे दिए हैं। तो लॉन्गिंग तो नहीं है लेकिन रिग्रेट है, अपॉलजी तो नहीं है लेकिन हार्ट ब्रेक है। तो जहां आपको रिग्रेट और हार्ट ब्रेक एक साथ दिख जाए आप उन पर टिक लगा दें, यानी कि डी होगा 2 और 4। रिग्रेट एंड हार्ट ब्रेक। लॉन्गिंग कोई चाहत को तो दिखा नहीं रहा है कि मैं ऐसा चाहता हूँ, काश ऐसा हो जाए। उसने दिखाया ऐसा नहीं हुआ, या मतलब वो अफसोस को दिखा रहा है लेकिन चाहत को नहीं दिखा रहा है, ठीक है। तो 3 का अप्रोप्रिएट आंसर डी होगा। 4 को आप लोग देख लें, असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन मैंने पूछ दिया एक,
कहता है कि चूज द ऑप्शन दैट अप्लाइज करेक्टली टू द टू स्टेटमेंट्स। असर्शन ये है कि फ्रांस वाज फीलिंग सैड, फ्रांस उदास था, इस बात को असर्ट किया जा रहा है। और रीज़न ये दिया जा रहा है कि एम हैमिल वॉज गोइंग अवे विदाउट अ प्रॉपर फेयरवेल। एम हैमिल साहब बिना प्रॉपर फेयरवेल के जा रहे थे। अब असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन कैसे किया जाता है, देखिए। असर्शन ये है कि फ्रांस वॉज फीलिंग सैड, और रीज़न क्या, इसके पीछे रीज़न था कि फ्रांस इसलिए उदास था कि एम हैमिल साहब बिना प्रॉपर फेयरवेल के जा रहे थे? नहीं, फ्रांस उदास था, ये बात सही है, लेकिन इस वजह से नहीं था कि एम हैमिल साहब बिना प्रॉपर फेयरवेल के जा रहे थे। इसीलिए इसका आंसर ए होगा, यानी कि असर्शन तो इन्फर किया जा सकता है लेकिन रीज़न इन्फर नहीं किया जा सकता है कि इस वजह से वो उदास था, हालांकि असर्शन सही है। ठीक है, पांचवें में हम लोग आते हैं, हाउ वुड यू डिस्क्राइब फ्रांस आफ्टर रीडिंग दिस एक्सट्रैक्ट। इस एक्सट्रैक्ट को पढ़ के आप फ्रांस को कैसा डिस्क्राइब करेंगे, कैसा था वो? अच्छे वर्ड्स हैं। हम्बल एंड काइंड, क्या वो हम्बल एंड काइंड था? स्वीट एंड हेल्पफुल, क्या वो स्वीट था और हेल्पफुल था? लेजी और विकेड था, लेजी आलसी, विकेड दुष्ट, क्या वो ऐसा था? हेल्पफुल मतलब जो मददगार होता है, हम्बल विनम्र होता है, काइंड मतलब दयालु होता है। और डी है फ्रिवलस एंड सोलफुल, फ्रिवलस था, मस्तीखोर था, और सोलफुल मतलब अंदर से अच्छा था और चीज़ों को महसूस करता था काफ़ी, तो इमोशनल टाइप का। तो कैसा था, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा? इन चारों में से डी अप्रोप्रिएट है, तो डी अगर आपने किया तो बिल्कुल सही है। छठा देखते हैं, पूछता है कि ये जो एक्सट्रैक्ट है जो लिखा गया है, इसका मूड आपको क्या लगता है, कैसा होगा? इस बच्चे को लिखते वक्त इसका मूड कैसा होगा, उस बच्चे ने के अंदर क्या चीज़ें चल रही होंगी? ठीक है, डिस्पेयरिंग और रेस्टफुल, रेस्टफुल मतलब आराम से भरा, जो अब आराम करना चाहता हो। डिस्पेयरिंग निराशा से भरा, तो ऐसा कुछ था क्या? पॉइनेंट यानी कि मार्मिक, दर्द से भरा। और इम्पल्सिव यानी कि जो अंदर के आवेग से आया, मतलब अंदर की भावना से बस आया और मैंने कर दिया, ऐसा कुछ। तो क्या ऐसा था? या थॉटफुल और एंग्विश था, विचारों से भरा हुआ और पीड़ा से भरा हुआ। या फिलॉसफिकल और मिस्टीरियस था, फिलॉसफिकल यानी कि फिलॉसफी क्या कहते हैं उसको हिंदी में, फिलॉसफी को दर्शन शास्त्र, मतलब कुछ दार्शनिक वाला रवैया। मिस्टीरियस रहस्यमय, तो कैसा था? आप लोग खुद बताएं कैसा था। इसका आंसर मैं बता देता हूँ, वीडियो लंबा होने लगा है तो मैं आपको बताता हूँ। इसका आंसर सी होगा, थॉटफुल और एंग्विश्ड। वो थॉटफुल था, काफ़ी सोच रहा था इन चीज़ों को, और एंग्विश था, अंदर से पीड़ा से भी भरा हुआ था, काश ऐसा ना हुआ होता तो ज़्यादा अच्छा होता। और वेदना थी उसके अंदर कि जा रहे हैं मेरे सर जी, अब ना ये किताबें मिलेंगी ना ये सर मिलेंगे। सातवां सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंक्लूजन दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट। इस एक्सट्रैक्ट से ये क्या कंक्लूजन लिया जा सकता है? चार ऑप्शंस हैं, आप लोग चारों को ध्यान से देख लें। पहला ऑप्शन है कि फ्रीडम ऑफन कम्स विद केयरलेसनेस, अक्सर लोग आज़ाद होते हैं तो लापरवाह हो जाते हैं। क्या इस एक्सट्रैक्ट से ये हम लोग ले सकते हैं? आई डोंट थिंक सो। इट्स ओनली आफ्टर वी लूज समथिंग दैट वी रियलाइज इट्स वर्थ, किसी चीज़ को खोने के बाद ही उसकी कीमत का एहसास होता है। मुझे तो ये लग रहा है यही होना चाहिए, अगर इससे बेटर कोई ऑप्शन आगे ना मिले तो। आगे कहता है लैंग्वेज इज़ द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ ह्यूमैनिटी, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। और चौथा है वी मस्ट अप्रिशिएट लिटिल थिंग्स एज देयर आर सो मेनी ऑफ देम, छोटी छोटी कई चीज़ें इस दुनिया में, हमें उन सब की सराहना करनी चाहिए कि हाँ इनका होना भी कुछ है। तो एक्चुअली यहाँ बी होगा, जैसा कि मैंने बी पे आते ही बोल दिया था कि अब तक वो लग रहा था, अगर कोई और बेटर आंसर ना मिले तो बी ही होगा। क्योंकि होता क्या है ना, उस एक्सट्रैक्ट में आपने देखा, जब जाने लग रहे हैं तब ये कहता है कि मेरी किताबें जो अब तक एक झंझट लगती थी आज पुराने दोस्तों की तरह लग रही। अभी तक पढ़ने में इनको कोई भाई साहब को इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन आज जब वो पढ़ नहीं पाएंगे ये एहसास उनको काफ़ी परेशान कर रहा है। तो चौथा होगा, सॉरी बी होगा, कि जब तक हम किसी चीज़ को खोते नहीं इसकी कदर हमें पता नहीं चलती है। एक काम करता हूँ, मैं इस वीडियो को यही रोकता हूँ वरना बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगले वीडियो में एक एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है और 12 आई थिंक कि स्टैंड अलोन MCQs हैं। तो अगला वीडियो मैंने साथ में यहीं पे डाल दिया हुआ है, आप लोग देख लें उसको। मिलते हैं उसमें, तब तक स्टे सेफ, टेक केयर एंड कीप लर्निंग। End of the video. The last lesson MCQ, Class 12 Question Answer, Board Level MCQ Part 1. उम्मीद करता हूँ आपको ये लेसन समझ में आया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाइए, वीडियो अच्छा लगा हो तो, और साथ में नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए अगर वीडियो नहीं पसंद आया, या आप ये भी बता सकते हैं कि आप आने वाली वीडियोस में क्या चाहते हैं।
शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ अगर पसंद आया हो, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए हमारे चैनल को।